जय हिंद। मैं ललित मोहन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमारा आज का प्रकरण है संस्कृत से संबंधित, जिसका विषय है कारक विभक्ति परिचयः। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रकरण कारक विभक्ति परिचयः। यहाँ पर एक उदाहरण प्रयोग में लाया गया है। किम नाम कारकम, कारक किसका नाम है। यत् क्रिया संबंधः तत्कारकम, जिसका संबंध क्रिया से होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया पदम अर्थात वर्ब। यहाँ पर एक उदाहरण है, बालकः लिखति, यानी कि बालक लिखता है। तो यहाँ पर बालक का संबंध लिखने से है। तो यहाँ पर जो बालक है, वैसे तो बालक नाम पद है, यानी कि किसी का नाम है बालक, और लिखति क्या है, क्रियापद। अगर हम इसको इस तरीके से समझें, कह लिखति, बालकः लिखति, यानी कि लिखने वाला कौन है, बालक है। तो बालक क्या होगा, कारकम। जो बालक है वो कारकम है, यानी कि कारकम, या इसको कहें कारक में जो पहला कारक है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है साक्षात जो डायरेक्ट वर्क कर रहा हो। क्रियायाः संबंधः यत् भवति तत्र कारकम भवति। जहाँ पर क्रिया का संबंध सीधे कारक के साथ होता है वहाँ पर कारक कहलाता है। यानी कि क्रिया जहाँ पर सीधे साधन के साथ जुड़ जाए वहाँ पर कारक होता है। जैसे कुछ उदाहरण है, छात्र है गायति। छात्र है नाम पद है और गायति क्रियापद है। यानी कि यहाँ पर छात्र का सीधा संबंध गायति से है, तो यहाँ पर क्रियापद से है, तो यहाँ पर जो नाम पद है वो क्या हो जाएगा, कारक कहलाएगा। बालिका खेलती, बालिका नाम पद है, खेलती क्रियापद है, तो यहाँ पर इसका संबंध, बालिका का सीधा संबंध खेलती क्रियापद से है, इसलिए बालिका कारकम यानी कि कारक पद कहलाएगी। ऐसे ही फलम पतति, फल का सीधा संबंध क्रियापद से, तो यहाँ पर फल नाम पद होने के बाद भी कारक पद कहलाएगा। बालक कथा लिखति, एक अन्य उदाहरण है, बालक कथा लिखति, यानी कि बालक कथा लिखता है। तो यहाँ पर पहले बालक आया, फिर उसके बाद कर्तृपदम, यानी कि जो बालक है वो कर्तृपद है अर्थात करने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कथाम कर्म पदम, तो यहाँ पर कथा क्या हो जाएगा, कर्म पद हो जाएगा। यहाँ पर लिखने की क्रिया जो है उससे सीधा संबंध कथा का है और कथा से सीधा संबंध बालक का है, तो यहाँ पर कर्तृ कारकम और कर्म कारकम दोनों ही आएंगे। आपको पता होगा कति कारकाणि संति जानामि वा, क्या आप जानते हैं कारक कितने होते हैं। संस्कृत में 60 कारकाणि संति, 6 कारक होते हैं। कर्तृ कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम। तो पहला है कर्तृ कारकम, कर्ता अर्थात करने वाला। बालकः लिखति, बालकः इति पदस्य क्रियाया सह संबंधः अस्ति। बालक का इस पद में सीधा संबंध क्रिया से है,
इसलिए बालकः कर्ता यानी कि कर्तृकारकम, बालक क्या होगा यहाँ पर, कर्तृकारकम होगा, क्योंकि बालक का सीधा संबंध लिखने वाली क्रिया से है। तो यत्र क्रियाकारकम तत्र प्रथमा विभक्ति उपयोगः, जहाँ पर कर्तृकारकम होता है यानी कि कर्ता कारक होता है, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति उपयोगः, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का उपयोग किया जाता है। बालक को जो लिखा हुआ है ये बालक का प्रथमा विभक्ति का रूप है। दूसरा समझते हैं कर्म कारकम। कर्म कारक में बालः पाठम पठति, बालः कर्ता है, पठति क्रिया है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है बालः किम पठति, बालः पाठम पठति। तो ये पाठम जो शब्द है वो क्या है, कर्म पद है, अर्थात पठन क्रियायाः संबंधे पाठे अपि अस्ति, जो पठन क्रिया है उसका संबंध पाठ से है। तो यहाँ पर कर्म कारक होगा अर्थात ऑब्जेक्ट। यत्र कर्म कारकम कत्वा तत्र द्वितीया विभक्ति, पाठम द्वितीया विभक्ति। तो जहाँ पर कर्म कारक होता है वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। आप भली भांति समझे होंगे। कर्म कारक यानी कि कर्ता और क्रिया के बीच को जोड़ने का जो कार्य करता है वह कर्म कारक कहलाता है। यहाँ पर बालक के द्वारा एक क्रिया की जा रही है और वो क्रिया क्या है, पढ़ने की क्रिया है। यहाँ पर बालक पाठ को पढ़ रहा है, उसके द्वारा पढ़ने की क्रिया की जा रही है, लेकिन किस चीज़ को पढ़ने की क्रिया की जा रही है, पाठ को। इसलिए यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद आता है तीसरा करण कारकम। करण अर्थात साधन। तो जहाँ पर किसी के साधन के साथ कुछ कार्य किया जाए वहाँ पर करण कारक आएगा। यहाँ पर जैसे वाक्य है शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति, सुधाखंडेन यानी कि चौक के पीस से, विथ चौक पीस, चौक के पीस के साथ वो लिख रहा है। तो शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति, लिखति क्रिया है, शिक्षक करता है, सुधाखंडेन यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा, करण आएगा। इसको इस तरीके से समझते हैं। शिक्षक जो सुधाखंड है, यहाँ पर कहा गया है कि सुधाखंडेन यानी कि इसका सीधा संबंध लिखती क्रिया से है। सुधाखंड कारकम है और कौन सा कारक है, करण कारकम है। अर्थात लेखस्य करणम साधने सुधाखंडे, लिखने का जो साधन है या लेखनी का जो साधन जो लिखा जा रहा है जिस साधन के द्वारा, वह क्या है, सुधाखंड यानी कि चौक का पीस है। तो शिक्षक के द्वारा चौक के पीस से लिखा जा रहा है। तो शिक्षक लिखने में जिसका प्रयोग कर रहा है, जिसके द्वारा लिख रहा है, वह क्या है, चौक का पीस, सुधाखंडेन। यत्र करण कारकम तत्र तृतीया विभक्ति, सुधाखंडेन यानी कि तृतीया विभक्ति। जहाँ पर करण कारक होगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आपने शब्द रूप पढ़े होंगे। शब्द रूप में राम का रूप या अन्य किसी भी चीज़ का रूप आपने अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर शब्द रूप में पूरा एक चार्ट है जिसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति है। तो उसी में से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करण कारक के लिए किया जाता है। उसका प्रयोग हम संस्कृत का वाक्य बनाते समय करते हैं। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान यानी कि दानम, गिविंग। संप्रदान का मतलब है देना या दान करना। माता पुत्राय मधुरम ददाति, जो माता है
पुत्र को या पुत्र के लिए मीठा या पुत्र को मीठा देती है या कुछ मीठी चीज़ खाने को दे रही है। माता किम ददाति, माता मधुरम ददाति, अर्थात माता क्या है, कर्तृकारक यानी कि कर्ता कारक है, मधुरम कर्म कारक है और देना क्रिया है। अब पुत्राय क्या होगा, पुत्राय जो होगा वो क्या होगा, पुत्राय यानी कि बेटे के लिए, बेटे के लिए, अर्थात के लिए का प्रयोग कहाँ पर आता है, हमारा संप्रदान कारक के लिए आता है। इसको हम फिर से समझते हैं। माता मधुरे कस्मे ददाती, यानी कि किसके लिए देती है, तो माता मधुरे पुत्राय ददाती। दान क्रियायाम पुत्र संबंधः अस्ति, दान क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ है, पुत्र के साथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुत्रः दानम स्वीकारोति, यानी कि पुत्र जो है उस दानम यानी मीठा जो फल है, जो 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 मिष्ठान है, उसको वो स्वीकार कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कारकम, यानी कि पुत्राय जो शब्द है उसका सीधा संबंध क्रिया से हो रहा है, और कारकम यहाँ पर जो कारक होगा वो संप्रदान कारक होगा। यत्र संप्रदान कारक संप्रदानम तत्र चतुर्थी विभक्ति, जहाँ पे संप्रदान कारक होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी हमने ध्यान रखना है, यानी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब समझते हैं पंचम अपादान कारकम। अपादान का मतलब है वियोग, यानी कि उससे हटना, उससे दूर होना। तो जब हम किसी चीज़ से दूर होंगे तो वियोग होगा। तो अपादान में यहाँ पर उदाहरण है वृक्षात पर्णः पतति, जो वृक्ष है उससे पत्ते गिर रहे हैं या गिरते हैं। तो किम पतति, पर्णः पतति। तो पर्ण क्या है, कृतिर्पद है, ठीक है। पर्ण यानी कि पत्ता क्या है, कृतिर्पद है। तो वृक्षात यानी कि पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। पर्णः कुत्र पतति, पर्णः वृक्षात पतति, जो पत्ता है वह वृक्ष से गिरता है। तो यहाँ पर पर्ण का संबंध सीधे सीधे किससे है, वृक्षात शब्द से है। तो वृक्षात क्या है, ये कारकम है। कौन सा है, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और ये अपादान कारक है। पर्णस्य वियोगः वृक्षातः पतति। तो पर्ण यानी कि पत्ते का जो वियोग है क्या है, पेड़ से बिछड़ना। तो अपादान कारकम यानी कि पंचमी विभक्ति, अपादान कारक के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वृक्षात क्या है, यहाँ पर वृक्ष की, वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति होती है वृक्षात, तो पंचमी विभक्ति। तो अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब छठा है अधिकरण कारकम। अधिकरण का मतलब होता है आधार, बेस। बालक आसंदे उपविशति, बालक आसंदे यानी कि कुर्सी पर या आसन पर बैठा हुआ है। कह उपविशति, उपविशति कर्ता यानी कि बालक, उपविशति बालक क्या है, बैठा हुआ है। बालक कुत्र उपविशति, बालक है आसंदे उपविशति। इसको अगर हम प्रश्न बना करके समझ रहे हैं तो बालक कहाँ पर बैठा हुआ है, आसन में बैठा हुआ है, यानी कि आसंदे कुर्सी पर, ऑन द चेयर। तो बालकः बालकः आसंदे उपविशति। आसंदे क्या है, आधार है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। उपवेशन क्रियायाः आधारः की, उपवेशन यानी कि बैठने की क्रिया का आधार क्या है, आसंदे है, आसंदः। उपवेशंदी क्रियाया आधारः आसंदे, अर्थात अधिकरण कारक है सप्तमा विभक्ति। आसंदः क्या है, सप्तमा विभक्ति है। आसंदः शब्द है, उसकी सप्तमा विभक्ति होगी आसंदे।
तो जहाँ पर अधिकरण कारक होगा वहाँ पर सप्तमा विभक्ति यानी कि 7वीं विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। षट कारकाणि 6 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्तृकारकम अर्थात कर्ता करने वाला, कर्म कारकम अर्थात कर्म ऑब्जेक्ट यानी कि जो कार्य किया जाता है, करण कारकम साधन यानी कि वह उपकरण जिसके द्वारा उस काम को किया जाए, संप्रदान कारकम दान स्वीकार करता यानी कि जो दान को ग्रहण करता हो, जो दान देने वाला हो, उसको जहाँ पर हम दान की भावना हो, अपने से चीज़ को दूसरे तक देने की इच्छा रखने की भावना हो, जहाँ पर एक दान करने वाला हो दूसरा लेने वाला हो, वहाँ पर संप्रदान कारक। और 5वां है अपादान कारकम यानी कि वियोग, जहाँ पर वियोग की भावना हो, जहाँ पर कोई चीज़ अलग हो रही हो, वहाँ पे अपादान कारक। और अधिकरण कारकम, अधिकरण अर्थात आधार बेस्ड पे इसको कारक को गिना जाता है। यहाँ पर एक वाक्य है, कारकाणाम कृते या विभक्ति उपयुक्ते सा कारक विभक्ति भवति। जहाँ पर कारक सही कारक आएगा वहीं पर ही सही विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षट कारकाणि भवति, 6 कारक जो होते हैं। फिर से एक बात समझते हैं, जो इनके कारक हैं वो कौन कौन से हैं और इनकी कारकों की विभक्ति क्या क्या है। कर्तृकारक प्रथमा विभक्ति अर्थात शिक्षक। द्वितीय कारक है आपका कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, पारितोषितम। तृतीय कारक करण कारकम तृतीय विभक्ति, हस्ते। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, छात्रायः। और अपादान पंचमी विभक्ति, कोसात। अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति, विद्यालय। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो अपादान कारक है वो कौन से है, पंचमी विभक्ति है। उसके बाद अधिकरण कारक है वो सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक जो हमने हिंदी में पढ़े थे, संबंध कारक का आता है का के की, जिसका पहचान चिन्ह है, तो उसका प्रयोग संस्कृत में कारक के रूप में नहीं किया जाता। उसको केवल विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, कारक के रूप में नहीं करते। तो यहाँ पर एक वाक्य है, शिक्षकः पारितोषिकम हस्ते छात्राय कोशात विद्यालये ददाति। ये एक वाक्य है जिसमें समस्त कारकों को जोड़ लिया गया है। अर्थात टीचर्स गिव्स प्राइज टू द स्टूडेंट बाय हैंड फ्रॉम पॉकेट इन द स्कूल। यानी कि शिक्षक विद्यालय में छात्र को हाथ से पारितोष अपने हाथ से पारितोष को जेब से निकाल कर देता है। तो यहाँ पर यह वाक्य है। इस वाक्य को से सारे के सारे कारक चिन्ह आ जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको ये कारक चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।